खबर छिंदवाड़ा से है। जन आशीर्वाद यात्रा में छिंदवाड़ा पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंच से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस उन लोगों का साथ देती है जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं और यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में राम सेतु को ध्वस्त करने का षड्यंत्र करने का पाप किया था। आज चुनाव का समय है तो यह लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ पर बात करते हुए कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो गांधी परिवार से जाकर कहे कि वे सनातन का विरोध करने वाले डीएम का साथ छोड़ें। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मीडिया भाइयों बहनों को सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। मेरा सौभाग्य है कि आज संगठन ने मुझे जन आशीर्वाद यात्रा छिंदवाड़ा जिले में आकर कार्यकर्ताओं से काम करके उनसे संवाद कर समन्वय करने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं जिला की इकाई का अभिनंदन करती हूँ। 5 आम सभाएं, 70 प्रतीकी सभाओं के माध्यम से 140 विविध स्थानों से गुजरती हुई इस यात्रा में 50,000 नागरिक सम्मिलित हुए। जो नागरिक इस यात्रा में पधारे उनके आशीर्वाद के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष ने अपनी व्यथा को और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के संदर्भ में जो कटु सत्य है उसको आपके सम्मुख उजागर किया। ये सत्य है कि मध्य प्रदेश में एक वक्त ऐसा देखा था जब पूरा प्रदेश आर्थिक चुनौतियों से ग्रस्त था। प्रदेश में विकास को संपूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो गरीब कल्याण के संकल्प को दर्शाए। धन योजना की एक सफल भूमिका मध्य प्रदेश में हमने देखी, जहां पर 3 करोड़ 70 लाख बहनों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। यह भी एक विषय हर व्यक्ति के लिए एक वंदनीय विषय है कि जब देश पर कोरोना की विपदा आई तो नरेंद्र भाई ने संकल्प लिया कि हर गरीब तक मुफ्त का अनाज पहुंचे। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा हमारे नागरिकों को ये सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से दीनदयाल जी के नाम से प्रेरित गरीबों के लिए विशेष रसोई का भी आयोजन किया गया है। तो चाहे वो महिला सम्मान हो, युवा उत्थान हो, गरीब कल्याण हो, हम सबको इस बात का गौरव है कि अगर 5 वर्षों में आप देखें तो 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नागरिकों को गरीबी से उभारने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में स्थापित जनता के आशीर्वाद से हुई और उसी नागरिक को जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हैं और पुनः संकल्प लेते हैं कि पुनः भाजपा का कमल का फूल खिलने के साथ साथ विकास को एक नए स्वरूप में हम प्रदेश में प्रस्तुत करेंगे, ताकि नरेंद्र भाई का जो संकल्प है कि 2024 के बाद भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी, उसमें भी मध्य प्रदेश का स्वर्णिम योगदान होगा। ये संकल्प के साथ पुनः आपकी उपस्थिति के लिए आपको आभार। 2 करोड़ से ज्यादा हमारे नागरिकों को ये सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से दीनदयाल जी के नाम से प्रेरित गरीबों के लिए विशेष रसोई का भी आयोजन किया गया है। तो चाहे वो महिला सम्मान हो, युवा उत्थान हो, गरीब कल्याण हो, हम सबको इस बात का गौरव है कि अगर 5 वर्षों में आप देखें तो 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नागरिकों को गरीबी से उभारने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में स्थापित जनता के आशीर्वाद से हुई और उसी नागरिक को जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हैं और पुनः संकल्प लेते हैं कि पुनः भाजपा का कमल का फूल खिलने के साथ साथ विकास को एक नए स्वरूप में हम प्रदेश में प्रस्तुत करेंगे, ताकि नरेंद्र भाई का जो संकल्प है कि 2024 के बाद भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी, उसमें भी
मध्य प्रदेश का स्वर्णिम योगदान होगा। यही संकल्प के साथ पुनः आपकी उपस्थिति के लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैडम 2019 मेरा में आपने आग्रह है मैडम एक सवाल कि जिन जिन लोगों को प्रश्न पूछना है, आप अपना नाम, अगर किसी न्यूज़पेपर से हैं तो न्यूज़पेपर का नाम, चैनल से हैं तो चैनल का नाम बताएंगे तो मेरे लिए सहूलियत रहेगी। मैम भरत चांडे कोई अगर आप एक संचालन करना है, कोऑर्डिनेट करना, आप परिचय देंगे, परिचय देकर राजेश जी। हाँ जी, इसके बाद में मैडम अभी जिक्र किया था बंटी ने भी कि जिस तरह से 14 पत्रकारों के ऊपर बैन करा है, जी। इसके लिए आप विपाकी से बात रखती हैं, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं स्ट्रिंगर रह देखिए, ये हास्यास्पद है कि आप इमरजेंसी के कालखंड को साल 2023 में दोबारा प्रकट रूप से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करने का दुस्साहस करें। उस वक्त और आज के मीडिया में जमीन आसमान का अंतर है। आज अखबार और चैनल और रेडियोस के अलावा सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी ताकत रखता है। ये मात्र 14 पत्रकारों का ही विषय नहीं है। ये जब उनके हाथ में व्यवस्थाएं होती हैं तो लोगों को कैसे सोशल मीडिया पर भी दंडित करते थे, ये उसका विषय भी है। तो कांग्रेस ना घोटालों से बाज आएगी, ना सनातन धर्म पर प्रहार से बाज आएगी। अगर कांग्रेस को किसी चीज को रोकना है तो सिर्फ सच उजागर होने से रोकना है और उसको उजागर करने वाले पत्रकार से रोकना है। तो हर विषय पर, जैसे आज मैं एक भी यहाँ पत्रकार को नहीं जानती, मेरे पास ऐसी कोई सहूलियत नहीं है कि आप में से कौन सा पत्रकार कब क्या पूछेगा। ना ही मैंने किसी पत्रकार को बोला कि आप मुझसे मत पूछे, आप पूछिए। तो अगर आप राजनीति में हैं तो आपको सच का सामना करना पड़ेगा। अगर आप आज राजनीति में हैं तो पत्रकारिता या मीडिया हमारे संविधान का ही और राजनीति का और देश की डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। उस स्तंभ को गिराकर आप ना लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, ना अपनी राजनीति को। मैडम अभी द्विवेदी हूँ मैं बंसल से जी। छिंदवाड़ा दिखता हूँ। G20 का शानदार आयोजन हिंदुस्तान में हुआ और जी। उसकी चर्चा काफी हुई। एक ये क्वेश्चन है और दूसरा ये है कि सनातन पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, इस पर क्या कहना है? जब हिंदुस्तान को G20 की अध्यक्षता मिली थी, उससे पहले G20 का स्वरूप ये था कि कुछ चुनिंदा राष्ट्रों में, राष्ट्र की राजधानी में या विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट संगठनों के साथ ही G20 में वार्ता होती थी। भारत को जब अध्यक्षता मिली तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संकल्प था कि ये पीपल्स G20 बने। देश भर में 200 से ज्यादा शहरों में G20 की व्यवस्थाओं को हमने देखा। 1 करोड़ से ज्यादा नागरिक इससे जुड़े और जब वार्ता समाप्त हुई तब G20 के साथ साथ पूरे विश्व ने भारत की डिप्लोमेसी का लोहा माना। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ, G20 जो विश्व की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज का समूह है, उसमें तब तक महिला उत्थान का विषय नहीं आया जब तक भारत के पास अध्यक्षता नहीं हुआ। पहली बार महिला के माध्यम से राष्ट्र का विकास हो सकता है, उत्थान हो सकता है, इस चिंतन को मंच पर लाने वाला भारत। और जब मैं चूंकि उससे संबंधित मंत्रालय में थी और वार्ता का हिस्सा थी, हमने देखा कि कुछ देशों ने कहा ये महिला वाला मुद्दा भारत छोड़ दे, लेकिन भारत अडिग था और G20 के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के योगदान से विश्व भर में महिला और बेटियों का कल्याण हो, उसके लिए वर्किंग ग्रुप बना। दूसरा, आपको याद होगा कि जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, पेमेंट डिजिटली की बात हुई थी, तो यूपीए के पूर्व जो गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने सदन में बयान दिया था कि ग्रामीण अंचल में कौन समझेगा कैसे यूपीआई या कोई फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन करना। G20 की वार्ताओं के वक्त विश्व भर की चुनिंदा इकोनॉमीज के मंत्री और कुछ तो देश के अध्यक्ष, उन्होंने स्वयं देखा कि हिंदुस्तान में सब्जी भी आप डिजिटल पेमेंट के साथ खरीद सकते हैं।
तो भले ही कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तानियों की काबिलियत पर संदेह था, लेकिन विश्व ने हिंदुस्तानियों की काबिलियत को सलाम किया। ये हमारी उपलब्धि है। मैम पार्टी की ओपिनियन हमारी ओपिनियन होगी, यही यहाँ का अनुशासन है, ये संस्कार है। मैम महेंद्र राय ईटीवी भारत से। हाँ जी, अमेठी में आपने कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज को हराया, तो दिग्गज है। माना जाता है कांग्रेस के सबसे बड़े नेता। छिंदवाड़ा में आप आई, क्या टिप्स यहाँ पे दिए, क्या वही फॉर्मूला अपनाएंगे यहाँ? देखिए, मैं थोड़ा सा अपना राजनीतिक परिचय आपको दे दूँ। अपना पहला चुनाव 2004 में लड़ी थी, जब लगभग 27 साल की थी, और चांदनी चौक से लड़ी थी। उसके बाद मैं 2 बार राज्यसभा से, गुजरात से सांसद रही। ये संसद में मेरा तीसरा टर्म है। ये आज विवेक जी जब छिंदवाड़ा का उल्लेख कर रहे थे कि 2-2 घंटे बिजली आ रही है, ऐसा कार्यकाल कांग्रेस का उन्होंने देखा। आप स्तब्ध होंगे कि अमेठी में जहां 5 दशक एक ही परिवार का सदस्य रहा, वहां पर मोदी सरकार और योगी सरकार आने के बाद 3 लाख घरों में टॉयलेट बना। अगर एक परिवार में 3 लोग भी रहते हैं, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या का एक सीट पर टॉयलेट का नाम होना। जहां गांधी खानदान सांसद थे, वहां का पहला, आपके यहाँ पहला मेडिकल कॉलेज भाजपा ने दिया, मेरे यहाँ भी पहला मेडिकल कॉलेज भाजपा ने दिया। जबकि 1980 के दशक में गांधी खानदान ने मेडिकल कॉलेज देंगे उस नाम से 30 एकड़ भूमि सरकारी अपने नाम कर दी, फाउंडेशन के नाम कर। अमेठी में पहला डीएम का ऑफिस भाजपा निर्मित कर रही है। अमेठी में 1,23,000 लोगों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन भाजपा ने दिया। वो तो छोड़े, अमेठी में जब तक मैं नहीं आई थी तब तक खाद की एक रैक नहीं उतरी थी पूरे जनपद में। तो कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस के वरिष्ठतम नेतृत्व का ये स्ट्रेटेजी रहा होगा कि गरीब को और गरीब करो ताकि वो हमेशा बेसहारा रहे और कांग्रेस में सहारा ढूंढे।